और जो प्रोटीन इससे हासिल होती हैं क्वालिटी प्रोटीन्स हैं और लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये 347 कैलोरीज पर 100 ग्राम देती हैं जून तक इसको मुख्तलिफ इलाकों में काश्त कर सकते हैं। कि जब आपने इसको काश्त करना है तो इसको बैक्टीरिया वाली दवाई वो भी लगाना ज़रूरी है। इसको 2 से 3 आपाशी चाहिए। अगर बारिश एक आधा हो जाए तो वो उससे भी कम हो जाएगी। स्टोर करने से पहले इसको खुश्क ज़रूर करना है। अगर आपने इसको स्टोर किया और बरसात के दिनों में इसकी निगहदाश्त नहीं की तो इस पर दोबारा अटैक हो जाएगा। तो इस हवाले से अगर आप ये सारे अमल जो हैं अच्छी तरीके से कर लें तो आराम से आप 15 से 20 मन फी एकड़ पैदावार इसकी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे आज दालों के बारे में। दालें हमारी खुराक का आम हिस्सा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी अब रिकग्नाइज़ हो रहा है कि दालें जो हैं वो एक अच्छी खुराक है और जो प्रोटीन इससे हासिल होती हैं प्लांट प्रोटीन्स वो क्वालिटी प्रोटीन्स हैं और लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। और आज हम बात करेंगे एक खरीफ की अहम फसल दालों में से जो मूंग है। तो जो मूंग है ये एक ऐसी फसल है जो कि एक अच्छी कैलोरीज भी देती हैं और ज़ूदा समय है। ये 347 कैलोरीज पर 100 ग्राम देती हैं और इसमें प्रोटीन जो है वो 20 से 24% तक पाई जाती है। तो यानी इट्स ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आल्सो। और इसके अलावा इसमें फ़ाइबर भी तकरीबन 16% तक पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें 16% तक फाइबर भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे विटामिन बी भी पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इसको काफ़ी इस्तेमाल भी करते हैं। इसका ट्रेंड भी बढ़ रहा है और पाकिस्तान में इसका एरिया भी वक्त के साथ साथ बढ़ गया है और ये तकरीबन 2 से 250 लाख से ऊपर चला गया है। और ये इसकी जो मूंग की किस्में हैं वो मुख्तलिफ 8-9 आला किस्म की मुख्तलिफ अदारों की किस्में हैं जो उगाई जाती हैं और ये किस्में 2 सीज़न में लगाई जाती हैं। एक बहारिया मूंग के तौर पे भी लगती है और एक खरीफ के तौर पे भी लगती है। इसका मतलब ये है कि इसमें इतनी गुंजाइश मौजूद है कि आप फरवरी मार्च से ले कर जून तक इसको मुख्तलिफ इलाकों में काश्त कर सकते हैं। जब भी आपको ज़मीन अवेलेबल हो तो आप इसको काश्त कर लें। और इस तरह जैसे हमने पहले किया है कि आप अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ये है कि आप अच्छी इकसाम का इंतखाब करें और उसका आला तस्दीक शुदा बीज इस्तेमाल करें जो कि जिसका आगाव भी अच्छा हो। तो वो आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप अच्छी पैदावार हासिल करें। जहाँ तक ज़मीन का इंतखाब है तो इसको ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं चाहिए। ये सैंडी लोम साइल में भी अच्छे तरीके से हो जाती है। इसी तरह ये वजह से ये ज़्यादातर ये लिया बखर जंग के इलाके में ज़्यादातर पंजाब में यहाँ पे काश्त की जाती है। तो ये है कि इसको वेल ड्रेन होना चाहिए और सैंडी लूम साइल में ये अच्छी फसल हो जाती है। अब ये है कि आप जैसे मैंने बताया कि आप जब भी आपकी ज़मीन फारग हो तो आप मार्च से ऑनवर्ड आप इसको काश्त कर सकते हैं और इसकी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो मूंग की काश्त में एक अमल ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जब आपने इसको काश्त करना है तो इसको बैक्टीरिया वाली दवाई जो जिसको बायोजोट आमतौर पे कहते हैं वो भी लगाना ज़रूरी है। उसमें यह है कि वो बैक्टीरिया जड़ों में जाके इसकी जो है नाइट्रोजन बनाना शुरू कर देता है और इसकी जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है या कम से कम उसमें मदद करता है कि कम इसको यूरिया डालना पड़े ताकि वो जो हवा से नाइट्रोजन लेके वो पौधे को दे रहा होता है। और उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब ये आप न्यूड्यूल्स इसके बनेंगे तो ये आपकी जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी भी इम्प्रूव करेगा क्योंकि जो लेफ़्ट ओवर न्यूड्यूल्स हैं वो साइल में नाइट्रोजन फिक्स होगी तो उससे आपकी साइल की फर्टिलिटी भी बेहतर होगी। अब इसके 8 से 10 किलो इसका सीड लगता है फी एकड़। उसको आप ड्रिल से काश्त करें और इसको रौ से रौ जो फासला है आप 1 फुट रखें और प्लांट टू प्लांट 6 इंच रखें। अच्छा, इसलिए इसको अब वीडिसाइड भी जो प्री एमरजेंस वीडिसाइड है अगर आप वो इस्तेमाल कर लें तो आपको वीड भी कंट्रोल भी आप इसका कर सकते हैं क्योंकि इसकी कंपटीशन जब वीड के साथ होता है तो इसकी प्लांट की नशो और नुमा जो है ख़ासी मुतासर होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको वीड जो हैं इसके वो हम ज़रूर तलब करें और उसके लिए बेहतर यही है कि या प्री एमरजेंस हर्बिसाइड कर लें या अगर उगाव के बाद करना है तो फिर इसकी होइंग करके या गोडी करके जो इसकी जड़ी बूटियाँ हैं उसको हम
तलब करें। जहाँ तक खादों का इस्तेमाल है तो खादें इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए। DAP अगर आप एक बोरी डाल लें तो उसमें से इसकी फास्फोरस फी एकड़ ज़रूरत पूरी हो जाएगी। यूरिया भी इसको मिल जाएगा और आधा बोरी यूरिया उसके बाद डालें तो यूरिया की क्वांटिटी पूरी हो जाएगी। बाकी आप इसका आधा बैग फी एकड़ के हिसाब से पोटाश डालें तो पोटाश की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। हाँ, अगर आप इसको सल्फ़र भी डालें तो वो एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। 10 किलो फी ग्राम आप फी एकड़ डालें तो इंशाल्लाह वो और अच्छा इसको पैदावारी अमल में वो इसको हेल्प करेगा। अब यह है कि जब इसकी आपने जड़ी बूटियाँ तलब कर लें, आपाशी इसको 2 से 3 आपाशी चाहिए। अगर बारिश एक आधा हो जाए तो वो उससे भी कम हो जाएगी। लेकिन ये है कि इसको जब बारिश हो तो इसको आपने पानी ड्रेन आउट करना है, इसको पानी खड़ा ना रहे, क्योंकि इसमें बीमारियां और डेवलप होती हैं उससे ना। और ख़ास तौर पे जो रूट की बीमारियां हैं वो ख़ास तौर पानी खड़ा या ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से ज़्यादा अटैक इसमें करते हैं। हाँ, इस पे जो कीड़े हैं वो मुख्तलिफ़ कीड़े इसमें मसलन तेला भी अटैक करता है और वाइट फ्लाई भी अटैक करती है। और वाइट फ्लाई जो है इसमें अमूमी तौर पे वायरस भी ट्रांसमिट करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वाइट फ्लाई के लिए ज़रूर आप 1 या 2 स्प्रे कर लें ताकि वो इसमें जो वायरस का ट्रांसमिशन है वो ना हो और इस तरह से वो उस बीमारियों से बच ले। तो बाकी बीमारियों के लिए भी जब भी ज़रूरत हो, अगर मकसन वो बैक्टीरिया से है तो उसके हिसाब से आपको स्प्रे करना पड़ेगा। अगर वो फंगल डिजीज़ है तो फंगल के हवाले से आपको फंजासाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, वो आप कर लें। जहाँ तक इंसेक्ट्स का तल्लुक़ है तो इसमें जो गर्मियों वाले कीड़े हैं, मसलन लश्करी सुंडी है, एरी कैटरपिलर है, वो इस पे अटैक करते हैं। और उसके लिए यूँ ही आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि अटैक इंसेक्ट्स का हो रहा है तो आप इसको बार वक्त तदारक करें और उससे आपको फसल को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से अगर आप ये सारे अमल जो हैं अच्छी तरीके से कर लें तो आराम से आप 15 से 20 मन फ़ी एकड़ पैदावार इसकी हासिल कर सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह जब इसको बर्दाश्त करना है तो वो भी ज़रा ज़रूरी है। वो मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि अगर आपने हाथ से कटाई करनी है तो और तरीका, अगर आपने कंबाइन हार्वेस्ट से करनी है तो उससे फिर आपको थोड़ा स्प्रे करना पड़े ताकि ये एक ही वक्त में सारी फसल खुश्क हो जाए और खुश्क होने के बाद आप इसको कंबाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्ट कर लें। और अगर आपने हाथ से करना है तो वो 70-80% जब ये पौधे ब्राउन हो जाएं और इसकी फलियां अभी खिले ना तो उस वक्त इसको हार्वेस्ट कर लें, क्योंकि अगर फलियां ज़्यादा पक गई तो ये बीज इसके श्रेड हो जाएंगे और आप फार्मर का नुकसान होगा। तो इस तरीके से उस नुकसान को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसको हार्वेस्ट करके आपने इसकी डेरियाँ लगा के इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद इसको फिर आप बेशक जो आपका है थ्रेशर जो है वो उसको जाली चेंज करके वो लोग मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, उसके ज़रिए इसको थ्रेश कर लें जैसे, या कंबाइन हार्वेस्टर का जैसे मैंने कहा, या आप इसको मैनुअल थोड़ी है तो मैनुअल भी कर सकते हैं। तो उस तरह से करके इसको फिर थोड़ा सा स्टोर करने से पहले इसको खुश्क ज़रूर करना है, क्योंकि अगर सीड में खुश्क होगा तो इसको जो ग्रेन स्टोरेज पेस्ट है ना वो बड़ी जल्दी अटैक करते हैं और फसल को जो ही नमी सीड में ज़्यादा होगी ना 10 से 12% से ज़्यादा नमी होगी तो वो इस पे अटैक करेंगे और गोदाम में ही इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्टोर करने से पहले स्टोर को भी साफ़ सुथरा कर लें, उसमें उसको फ्यूमिगेट करें ताकि उसमें कीड़ा ना हो, और जो पैदावार है उसको भी मुनासिब तरीके से साफ़ करके खुश्क करके और इसकी मॉइस्चर जब 10 से 12% हो फिर इसको खुश्क करें और फिर कंटिन्यू इसको मॉनिटर भी करते रहें, क्योंकि अगर आपने इसको स्टोर किया और बरसात के दिनों में इसकी निगहदाश्त नहीं की तो इस पर दोबारा अटैक हो जाएगा ग्रेन स्टोर पेस्ट का। तो इसलिए इसको ज़रूरी है कि आप मॉनिटर करते रहें और जो ही हो तो उसको फ्यूमिगेट कर दें, जो कि आपको आम DTA गैस की गोलियां मिलती हैं वो रख के इससे मॉनिटर कर लें, फ्यूमिगेट कर लें और इसकी अपनी पैदावार को बचाएं और उम्मीद है इससे आप अच्छी आमदन हासिल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।